68वीं जो है बीपीएससी मेंस की परीक्षा जो लोग देकर निकले होंगे और जो लोग जो है पेपर देखे होंगे, तो उसी पेपर पर जो पॉलिटी आईआर का प्रश्न आया है उसी प्रश्न पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आप लोग जानते हैं कि जो प्रथम प्रश्न पत्र है जीएस का, उसमें जो है इतिहास और संस्कृति का प्रश्न आता है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम आता है, आईआर के प्रश्न आते हैं, डीआई आता है और स्टैटिस्टिक्स आता है। और जो सेकंड पेपर है उसमें जो है भारतीय राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, भूगोल, साइंस और टेक आता है। तो हम लोग दोनों पेपर में जो भी पॉलिटी और आईआर के प्रश्न आए हैं उन्हीं प्रश्नों पर हम लोग जो है चर्चा करेंगे। तो ये जो पहला प्रश्न आया है, भारत में गत्यात्मक धर्मनिरपेक्षता, भारत में गत्यात्मक धर्मनिरपेक्षता की आलोचनात्मक दृष्टि से विश्लेषण करने के लिए कह रहा है। तो इसमें जो है सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, एक भूमिका लिखेंगे। उसके बाद भूमिका लिखने के बाद हम लोग क्या लिखेंगे कि जो धर्मनिरपेक्षता है, ये जो धर्मनिरपेक्षता है, तो धर्मनिरपेक्षता जो है उसका मानक क्या है, या भारत कितना धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र सिद्धांत रूप में रहा है और किस तरह से धर्मनिरपेक्षता में जो है परिवर्तन आया है, ये प्रश्न का स्वरूप है। तो सबसे पहले भूमिका समझिए। आप देखते हैं कि जो संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें धर्मनिरपेक्षता शब्द की जगह पंथ निरपेक्षता शब्द लिखा गया, और जिसका सामान्य अर्थ है कि भारत में जो है जो भी राजकीय कार्य हैं, चाहे वो आर्थिक कार्य है, चाहे राजनीतिक कार्य है, चाहे कानून है, चाहे शिक्षा है, इन सब चीजों में धर्म का प्रयोग नहीं किया जाएगा। वैज्ञानिक प्रगति का विकास किया जाएगा, आम जनता का कल्याण किया जाएगा और साथ ही राज्य सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करेगा। लेकिन आप देखे होंगे कि समय परिस्थिति के अनुसार जो है ये जो हमारा मानक है उसमें जो है निरंतर परिवर्तन हो रहा है। तो सिद्धांत संविधान के तहत जो है धार्मिक जो भावना है उस धार्मिक भावना को समान रूप से देखा गया है और राज्य या सरकार जो है आम जनता पर किसी धर्म को जो है थोपने का प्रयास नहीं करेगी। और साथ ही ये कहा गया है कि राज्य जो है वह देखा जाए तो धर्म के प्रति जो है उदासीन व्यवहार करेगा, न तो किसी धर्म को संरक्षण देगा और न ही किसी धर्म के प्रति जो है कोई ईर्ष्या भाव रखेगा। और साथ ही अब देखते हैं कि व्यवहारिक दृष्टिकोण से भी हमारे अनुच्छेद 15 को देखिए, 16 को देखिए। जैसे 15 में धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर नागरिकों में भेदभाव नहीं किया जाएगा। 16 में भी इसी तरह की बात की गई है कि लोक नियोजन में भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब फिर आप देखेंगे कि सिद्धांत में हमारे यहाँ जो है वह किसी भी धर्म को राजकीय धर्म नहीं माना जाता है और न ही जो है नागरिकों में धर्म के आधार पर कोई भेदभाव किया जाता है, चाहे वो नौकरी का स्तर हो, चाहे सामान्य भेदभाव हो, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता है। चुनाव व्यवस्था में भी जो है धर्म का प्रयोग नहीं किया जाता है, धर्म के आधार पर सीटें आरक्षित नहीं है। और संविधान का जो पहला वाक्य है हम भारत के लोग, वह भी जो है धर्मनिरपेक्षता की पुष्टि करता है। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या हमारे यहाँ जो है जो सिद्धांत में धर्मनिरपेक्षता है वो निरंतरता उसमें है? तो ऐसा नहीं। आप देखे होंगे कि पिछले वर्षों में यही तो प्रश्न है कि किस तरह से गतिशील हुआ है। तो पिछले वर्षों में आप देखे होंगे कि चुनाव में धर्म का प्रयोग किया गया, सांप्रदायिक राजनीति का प्रयोग किया जाता है और साथ ही साथ देखा जाए तो हमारे यहाँ समाज सेवी संहिता भी पूर्णतः लागू नहीं हो पाया है। हमारे यहाँ जो है ज्यादा से ज्यादा जो है 3 तलाक वाला जो है पहलू है वो लागू हो पाया है। अब फिर सबसे बड़ी बात है कि आप देखे होंगे कि व्यवहारिक धरातल पर जो है मॉब लिंचिंग, जो भीड़ हत्या है, उस भीड़ हत्या को भी हम लोग तमाम धर्म के आधार पर देखे होंगे। तमाम घटनाएं सोशल मीडिया, चाहे वो मान लीजिए सब करिए न्यूज चैनल है, वहां पर भी इस तरह की धर्मनिरपेक्षता जो है कमजोर हो रही है। इस तरह से इसको लिखा जाएगा। फिर इसके बाद इसका जो है एक मूल्यांकन लिखा जाएगा। मूल्यांकन में लिखा जाएगा कि आवश्यकता इस बात की है कि धर्म को राज्य और राजनीति से जो है पृथक रखना चाहिए। सभी धर्मों के साथ जो है सहिष्णुता का भाव रखा जाए। जो लोकतांत्रिक मूल्य, स्वतंत्रता, समानता, न्याय, बंधुत्व, उसको बढ़ावा दिया जाए। अनुच्छेद 21 की भावना का आदर किया जाए, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का आदर किया जाए। अनुच्छेद 25 से 28 में जो पहलू लिखा है उसका आदर किया जाए। तभी सिद्धांत तो व्यवहार में जो है अंतर समाप्त हो सकता है और तभी हमारा लोकतंत्र जो है मजबूत हो सकता है, लोकतंत्र दीर्घजीवी हो सकता है। इस तरह से लिखना है। दूसरा जो प्रश्न है, भारत में क्षेत्रीय राजनीति अपनी भूमिका निभाती है, व्याख्या करें। तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो एक भूमिका बनाएंगे और उस भूमिका में जो है वह क्षेत्रीय राजनीति के बारे में लिखा जाएगा। फिर प्रश्न को जोड़ा जाएगा, प्रश्न को जोड़ना है। फिर इसके बाद जो दूसरा प्रश्न है इसमें कि क्षेत्रीय राजनीति अपनी भूमिका निभाता है, तो क्षेत्रीय राजनीति की भूमिका क्या है
उस भूमिका के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। यही प्रश्न है, क्योंकि शॉर्ट नोट्स है, ज्यादा से ज्यादा 2 पेज आप लिखेंगे। तो सबसे पहले भूमिका क्या लिखा जाएगा? भारत में क्षेत्रीय राजनीति की जो उत्पत्ति है, भारत की जो विशालता है, भारत की जो विविधता है, उसके कारण है। 1967 के बाद क्षेत्रीय दलों को बढ़ावा मिला, क्षेत्रीय राजनीति को बढ़ावा मिला। 1990 के बाद जो है, आप देखते हैं कि हमारे यहाँ क्षेत्र, जाति, इस तरह के जो पहलू है वो राजनीति में जो है ज्यादा तीव्र गति से प्रवेश कर लिए। भारत के दक्षिण के राज्यों को देखिए, तमिलनाडु है, चाहे आंध्र प्रदेश है, चाहे मान लीजिए नॉर्थ के राज्यों को देखिए, हरियाणा है, पंजाब है, इस तरह के राज्यों में जो है क्षेत्रीय राजनीति को बढ़ावा मिला। पहले भूमिका लिखेंगे और उसमें जो है एक पैराग्राफ थोड़ा सा उसमें कारण भी लिख सकते हैं कि भाई हमारे यहाँ बहुलवादी जो समाज है वहां पर जो है वह क्षेत्रीय राजनीति जो है स्वाभाविक रूप से है, क्योंकि विभिन्न धर्म, जाति, भाषा क्षेत्र के लोग रहते हैं, इसलिए क्षेत्रीय दलों को बढ़ावा मिला। और फिर हमारे यहाँ जो सामाजिक आंदोलन हुआ या राज्य स्वायत्तता की मांग हुई, या मान लीजिए सपोज करिए कि अन्य कोई मुद्दे आ गए, उससे भी क्षेत्रीय राजनीति को बढ़ावा मिला। फिर स्वतंत्रता आंदोलन से भी हमारे यहाँ जो वरिष्ठ नेता थे, जो संगठन था, उसके जो उत्तराधिकारी थे, उन लोगों ने जो है वो देखा जाए तो क्षेत्र के लोगों का ज्यादा ध्यान नहीं रखा। जो क्षेत्रीय स्तर पर, जिले स्तर पर जो लोग थे, उनके साथ समन्वय ज्यादा नहीं कर पाए, जिसके कारण क्षेत्रीय राजनीति को बढ़ावा मिला। और फिर सबसे बड़ी बात है कि जो राष्ट्रीय दल है और जो उसकी क्षेत्रीय इकाई है, उसके मध्य जो है संबंध स्थापित नहीं हो पाया, जिसके कारण क्षेत्रीय स्तर के जो नेता थे वो क्षेत्रीय राजनीति को बढ़ावा देने लगे। और फिर सबसे बड़ी बात यह भी है कि लंबे समय तक हमारे यहाँ जो है कांग्रेस पार्टी की सरकार चलती रही, और कांग्रेस पार्टी की सरकार चलती रही, जो संगठनात्मक पहलू है उसके भीतर असंतोष उत्पन्न हुआ, इसके कारण क्षेत्रीय राजनीति को बढ़ावा मिला। भाई तृणमूल कांग्रेस को लीजिए, ममता बनर्जी साहब कांग्रेस से ही तो निकली हैं, या अनेक नेताओं को देखिए, मान लीजिए एनसीपी को देखिए, वो भी तो कांग्रेस से ही निकला है। तो ये जो राष्ट्रीय दल था वो अपने लोगों को संभाल नहीं सका, एक पैराग्राफ उसको लिखेंगे। फिर इसके बाद सीधे जो है हम लोग प्रश्न का, जो क्षेत्रीय राजनीति अपनी भूमिका निभाता है तो किस तरह से भूमिका निभाता है, उसको आप पॉइंट में भी लिख सकते हैं। पहला चीज ये है कि क्षेत्रीय राजनीति ने निर्जाति जो पहचान है, जो धर्म है, जाति है, इस तरह की जो निर्जाति पहचान है उसको बढ़ावा दिया है। और मुख्यतः क्षेत्रीय राजनीति के कारण ही जो है वह देखा जाए तो राजनीति में जो है वह ग्रामीण विकास को बढ़ावा मिला। मान लीजिए पहला पॉइंट आपने बनाया, अब इसमें दूसरा पॉइंट बनाएंगे कि जो क्षेत्रीय राजनीति है, उस क्षेत्रीय राजनीति के माध्यम से जो है वो देखा जाए तो जो समूह है, जो समुदाय के लोग हैं, वो सत्ता में भागीदारी प्राप्त करने लगे। इस तरह से सैद्धांतिक रूप से लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बढ़ावा मिला। तीसरा पॉइंट इसमें यह भी है कि जैसे पॉइंट में आप लिख रहे हैं, एक आपने लिखा, 2 लिखा, फिर तीसरा पॉइंट लिखेंगे कि क्षेत्रीय राजनीति के कारण ही जो है राजनीतिक विकेंद्रीकरण को बढ़ावा मिला। केंद्र सरकार के स्तर पर जो निरंकुशता थी उसमें कमी आ गई। भाई क्षेत्रीय राजनीति के लोग भी लोकसभा के साथ बनने लगे, वो लोग भी मंत्रिपरिषद में शामिल होने लगे, जिसके कारण जो है विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा मिला। बहुसंस्कृतिवाद को बनाए रखने का जो प्रयास है वो भी क्षेत्रीय राजनीति ने किया है। जो हम लोग सहकारी संघवाद कहते हैं, तो क्षेत्रीय राजनीति ने ही सहकारी संघवाद को बढ़ावा दिया, बल्कि कह सकते हैं कि क्षेत्रीय राजनीति ने ही सहकारी संघवाद को जन्म दिया। क्योंकि कहीं न कहीं केंद्र स्तर पर जब सरकार बनी तो क्षेत्रीय दल के जो लोग थे, उन लोगों के साथ जो है केंद्र सरकार को जो है सहयोग करना पड़ गया। चौथा पॉइंट देखिए, जैसे आप देखते हैं कि क्षेत्रीय राजनीति को जो बढ़ावा मिला है उसके कारण, जैसे मैं बताया कि लोकसभा, राज्यसभा में क्षेत्रीय दल के लोग जो है सदस्य बनने लगे, और क्षेत्रीय दल के लोग सदस्य बनने लगे, उसमें भागीदारी निभाने लगे, न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनने लगा। इस तरह से 356 जैसा जो मुद्दा है वो जो है कमजोर पड़ गया। इसी का देखिए, जैसे आप देखते हैं कि क्षेत्रीय राजनीति के कारण जो है, अभी मैं बताया कि 1967 के बाद जो है आप देख रहे हैं कि क्षेत्रीय राजनीति की शुरुआत होती है। 1977 में जो है वह जनता पार्टी की सरकार, केंद्रीय स्तर पर गठबंधन सरकार बनी। फिर आप देखते हैं कि 1989 से लेकर 2014 तक जो है गठबंधन सरकार हमारे यहाँ जो है लंबे समय तक चलता रहा। केंद्र राज्य संबंधों में पारदर्शिता भी आया, इस तरह से उसको लिखा जाएगा। अब फिर इसके बाद इसका एक मूल्यांकन भी लिखा जाएगा। अब मूल्यांकन ये लिखा जाएगा कि क्षेत्रीय राजनीति ने भारतीय राजनीति में नकारात्मक पक्ष को, कुछ सकारात्मक पक्ष को बढ़ावा दिया तो कुछ नकारात्मक पक्ष को बढ़ावा दिया। क्योंकि उसमें जब मूल्यांकन करते हैं तो उसकी समीक्षा लिखी जाती है कि भाई हम जो लिखे हैं वो वास्तव में देखा जाए तो उसका क्या मूल्यांकन निकला। तो यहां पर देख रहे हैं कि क्षेत्रीय राजनीति के कारण राजनीतिक अस्थिरता को बढ़ावा मिला। अभी मैं बताया कि जातिवाद, सांप्रदायिकतावाद, भाषावाद, क्षेत्रवाद की राजनीति को बढ़ावा मिला।
केंद्र स्तर पर जो है विभिन्न दलों की मिलकर जब गठबंधन सरकार बना, कोलिशन गवर्नमेंट बना, तो निर्णय लेने की क्षमता कमजोर हो गई। पृथकतावाद, आतंकवाद पर जो है सरकार ठीक ढंग से निर्णय नहीं ले पाती थी। और फिर क्षेत्रीय राजनीति जो है व्यक्ति के इर्द गिर्द जो है वो घूमता है, तो संगठनात्मक जो पहलू है वो कमजोर हो गया। भाई समाजवादी पार्टी को लीजिए, चाहे अकाली दल को लीजिए, बीजू जनता दल को लीजिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा को लीजिए, तो सब जो है व्यक्तिपरक राजनीति ही तो है। इस तरह से देखा जाए तो जो क्षेत्रीय राजनीति है वो भारत में जो है दलीय व्यवस्था के लिए बाधा भी उत्पन्न किया है, ये मूल्यांकन लिखेंगे। अब प्रश्न है कि भारत में संविधान में सकारात्मक निर्देश देश में सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र के एक चार्टर के रूप में है, उदाहरण सहित व्याख्या करें। तो सबसे पहले एक आप भूमिका लिखेंगे, इस भूमिका में डीपीएसपी क्या होता है, फिर इसके बाद उसको प्रश्न को जोड़ना है, प्रश्न को जोड़ना है, और फिर इसके बाद जो है वह व्याख्या लिखना है। इसका व्याख्या लिखना है कि किस प्रकार से जो है देखा जाए तो सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र के चार्टर के रूप में कार्य किया है। तो देखिए डीपीएसपी तत्व तो क्या है भाई, संविधान में जैसे आप लोग पढ़ते हैं, ये जो संविधान है उस संविधान में एक तरफ व्यक्ति है, नागरिक है, और दूसरी तरफ जो है वह राज्य है, सरकार है। तो राज्य सरकार का जो कर्तव्य है, इसी कर्तव्य को डीपीएसपी कहा जाता है। मतलब कि राज्य और राज्य का एजेंट सरकार। तो जो राज्य है, राज्य का मतलब देश, राज्य का मतलब बिहार नहीं, राज्य में जो है केंद्र सरकार भी आता है, बिहार सरकार भी आता है, सब राज्य के अंतर्गत आते हैं। न्यायपालिका को राज्य के भीतर शामिल नहीं किया जाता है। तो अब देखते हैं कि हमारे यहाँ जो है चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, वह अपने संसाधनों के अनुरूप जो है आम जनता के कल्याण के लिए क्रियाकलाप करती है। उस क्रियाकलाप के लिए जो है संविधान में भाग 4 में जो है डीपीएसपी तत्व का उल्लेख किया गया है। अब यहीं से प्रश्न को जोड़ेंगे कि डीपीएसपी तत्व कल्याणकारी राज्य को बढ़ावा देता है और इस तरह से सामाजिक आर्थिक जो है लोकतंत्र के चार्टर के रूप में दिखाई देता है। अब यहां पर जो है उसका उदाहरण देना है, उदाहरण से व्याख्या लिखना है। तब देखिए अब जो कुछ लेटेस्ट में चल रहा है वो भी आप लिख सकते हैं। जैसे अनुच्छेद 45 के आधार पर जो है हमारे यहाँ 86वां संविधान संशोधन द्वारा 21 जोड़ा गया और फिर 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए जो है निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान लागू किया गया। या इसी प्रकार से देखिए अनुच्छेद 41 के तहत जो है मनरेगा जैसे कार्यक्रम चल रहे हैं, वृद्धावस्था पेंशन है, लोक सहायता के लिए हमारे यहाँ जो है कार्यक्रम चलते हैं। अनेक राज्य जो है वो देखा जाए तो वृद्धों के लिए, चाहे मान लीजिए सबों के लिए रोजगार के लिए अनेक कार्यक्रम चलाते हैं। फिर आप देखा जाए तो 97 जो संविधान संशोधन हुआ, 97वां संविधान संशोधन जो 2011 में किया गया, उसमें जो है उसके तहत जो है 43 बीज जोड़ा गया, सहकारी समितियों को जोड़ा गया और सहकारी समितियों के माध्यम से सहकारी बीज भंडार हुआ, सहकारी आवास समिति हुआ और इस तरह से देखा जाए तो सामाजिक लोकतंत्र को मजबूत कर रहा है। या मान लीजिए जो अनुच्छेद 40 है उसके तहत देखा जाए तो हमारे यहाँ 73वां और 74वां संविधान संशोधन करके जो है वह पंचायती व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया, तो यह भी सामाजिक लोकतंत्र को मजबूत करता है। फिर आप देखे होंगे कि अनुच्छेद 47 के तहत जो है वह ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यक्रम चलता है, जननी सुरक्षा कार्यक्रम चलता है, सबको देखिए कोरोना का टीका लगाया गया, मातृत्व सुरक्षा योजना चलता है, खाद्य सुरक्षा कानून लागू किया गया। तो यह जो है आर्थिक लोकतंत्र को मजबूत करता है। इस तरह से देखा जाए तो यहाँ पर पहले उदाहरण लिखा जाएगा। जैसे मान लीजिए अनुच्छेद 48 भी लिख सकते हैं, अनुच्छेद 44 भी लिख सकते हैं। वही अनुच्छेद 44 के तहत समाज सेवी संहिता की बात की गई और 3 तलाक जैसे मुद्दों को जो है उसको हल किया गया, तो यह हमारे सामाजिक लोकतंत्र को मजबूत करता है। इस तरह से लिखा जाएगा। फिर इसका एक मूल्यांकन लिखा जाएगा। इस प्रकार स्पष्ट है कि आजादी के बाद से ही सरकार जो है वो अपने संसाधनों के अनुरूप, अपनी क्षमता के अनुरूप जो है सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए, कल्याणकारी कार्य को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयास करती रही है। लेकिन भारत में जो भ्रष्टाचार है, जो लाल फीताशाही है, या इसी प्रकार से जनसंख्या अधिक है, आप देख रहे हैं कि विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या बन गया भारत में, हमारे पास संसाधन कम है। कोरोना के बाद जो है आर्थिक संकट जैसी परिस्थिति भी उत्पन्न हुई है, जिसके कारण जो है डीपीएसपी तत्व जो है प्रभावी तरीके से लागू नहीं हो पा रहा है, या सिद्धांत तो व्यवहार में जो है वो देखा जाए तो ज्यादा अंतर दिखाई देता है। जो चौथा शॉर्ट नोट्स आया था, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक पुनरावलोकन क्षेत्राधिकार को स्पष्ट करें। तो सबसे पहले इसमें क्या करना है, इसमें सबसे पहले जो है वो देखा जाए तो जुडिशियल जो रिव्यू है उसका अर्थ लिख देना है। तो भाई सरकार के 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। तो विधायिका कार्यपालिका जितना भी कार्य करती है, कानून बनाना है, संविधान में संशोधन करना है, चाहे नियम बनाना है, उपनियम बनाना है, या इसी प्रकार से अध्यादेश जारी करना है, इन सब चीजों की जांच न्यायपालिका करती है और इसी पहलू को हम लोग जो है न्यायिक पुनरावलोकन करते हैं।
उसकी संवैधानिकता की जो जांच करती है, उसी को हम लोग न्यायिक पुनरावलोकन करते हैं। और न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट दोनों को है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का पूछा है तो हम लोग अपना ध्यान सुप्रीम कोर्ट पर ही रखेंगे और उसी में 2 लाइन जोड़ लेंगे कि हमारे यहाँ प्रत्यक्ष रूप से न्यायिक पुनरावलोकन का उल्लेख नहीं है, बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से अनेक अनुच्छेदों में 13 हुआ, 32 हुआ, 226 हुआ, 246 हुआ, 132 हुआ, अनेक अनुच्छेदों में दिखाई देता है। अब उसके बाद क्षेत्राधिकार लिखेंगे कि अब चूंकि प्रश्न क्षेत्राधिकार का है तो सीधे क्षेत्राधिकार की बात करेंगे। अब यहाँ पर पहला क्षेत्राधिकार क्या है कि केंद्र राज्य के मध्य कोई विवाद होता है, राज्य राज्य के मध्य कोई विवाद होता है, बहुत सारे राज्य एक तरफ है, दूसरी तरफ केंद्र और कुछ राज्य एक तरफ है, इस तरह के जितने विवाद होते हैं उसका समाधान सुप्रीम कोर्ट करता है। दूसरा चीज, संघ सूची और समवर्ती सूची के संदर्भ में संसद कोई कानून बनाती है तो उसकी जांच जो है सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। तीसरा पहलू यहां पर यह है, अनुच्छेद 368 द्वारा जो निर्धारित संशोधन की प्रक्रिया है उसके तहत न्यायालय जो है वह देखा जाए तो जांच करता है कि संशोधन प्रक्रिया का पालन किया गया कि नहीं। चौथा चीज इसमें यह भी है कि संविधान की व्याख्या करने का जो अधिकार है वो भी सुप्रीम कोर्ट के पास है, हाई कोर्ट के पास भी है, लेकिन यहां पर हम लोग सुप्रीम कोर्ट के बारे में ही लिखेंगे। सुप्रीम कोर्ट अपने निर्णय में परिवर्तन भी कर सकता है, यह भी न्यायिक पुनरावलोकन के दायरे में आता है। संविधान में निर्धारित जो संघ और राज्यों की जो विधायी शक्ति है उसके अतिक्रमण होने पर जो है सर्वोच्च न्यायालय जो है ऐसे कानूनों को अवैध घोषित कर सकता है। और अभी मैं बताया कि जिन मामलों में संविधान की व्याख्या का प्रश्न अंतर्निहित है उसका अंतिम निर्णय का अधिकार भी सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है। जो हमारे मूल अधिकार के संदर्भ में रिट जारी किया जाता है या मान लीजिए कोई कानून बनाया गया मूल अधिकारों का हनन कर रहा है उसको अवैध घोषित किया जाता है, या जो पीआईएल आप देखते हैं तो पीआईएल भी जो है आरंभिक क्षेत्राधिकार के तहत ही आता है। इस तरह से पॉइंट वाइज उसको लिखा जाएगा और लास्ट में जो है किसका मूल्यांकन लिख दिया जाएगा कि न्यायिक पुनरावलोकन जो है संविधान की सर्वोच्चता और पवित्रता को बनाए रखने का एक साधन है और साथ ही साथ देखा जाए तो ये हमारे संघीय व्यवस्था का आधार है। और फिर आप देखते हैं कि जो सेपरेशन ऑफ पावर है उसको बढ़ावा देता है, लेकिन न्यायिक पुनरावलोकन की स्पष्टता न होने के कारण जो है वो देखा जाए तो कभी कभी न्यायिक निरंकुशता की प्रवृत्ति दिखाई देती है, विधायिका न्यायपालिका के मध्य संघर्ष होता है, राजनीतिक वाद विवाद होता है और उसी में एक लाइन जोड़ देंगे किस तरह के पहलुओं को कम करने की आवश्यकता है जिससे जो है हमारा लोकतंत्र सुचारुपूर्वक चल सके। अब इसमें जो 5वां जो प्रश्न आया था शॉर्ट नोट्स, बिहार ने पिछले दशकों में अपनी राजनीतिक संस्कृति में सुधार देखा है। तो देखिए सबसे पहले तो यहां पर राजनीतिक संस्कृति का क्या अर्थ होता है वो आपको लिखना है। और देखिए जो पेपर बिहार का आया है इस बार मेंस का, वह पेपर जो है थोड़ा सा अपने लीक से हटकर है। यदि आप पूरा सिलेबस नहीं पढ़ेंगे अच्छा से तो फिर जो है ये पेपर सॉल्व नहीं हो पाएगा। हल्का फुल्का पढ़ने से काम अब चलने वाला है नहीं। और हम लोग भी जो है इस संदर्भ में देखा जाए तो बकायदे जो है जो पॉलिटिक के जितने भी मुद्दे हैं, जितने भी प्रश्न आए हुए हैं, सब हम लोग के वीडियो से भी है। और जो आप लोग के फर्स्ट पेपर में जो आईआर का प्रश्न आया है उसमें भी अच्छे प्रश्न हैं। तो हम लोगों ने बकायदे जो है वो देखा जाए तो उसके लिए ऐप कोर्स हम लोगों ने चलाया है और मटेरियल भी जो है वो पूरा उसका मॉडल आंसर समेत जो है पूरा उसका हम लोगों ने मटेरियल भी तैयार किया है। और बाकी चीज के लिए आप लोग संस्थान में फोन कर सकते हैं। तो ये मैं बता रहा था कि बिहार ने पिछले दशकों में अपनी राजनीतिक संस्कृति में सुधार देखा है। तो इसमें सबसे पहले जो है राजनीतिक संस्कृति होती क्या है पहले तो वो लिखना पड़ेगा। राजनीतिक व्यवस्था जो हमारे यहां जो मनोवृत्ति है, संवेदना है, मनोभाव है, जो रवैया है, राजनीति के प्रति लोगों का जो रवैया है, जो मनोवृत्ति है, उसे ही राजनीतिक संस्कृति कहते हैं। मतलब ऐसा विश्वास, ऐसी मनोभावना, ऐसा भाव जो राजनीतिक व्यवस्था को प्रभावित करता है उसे राजनीतिक संस्कृति कहा जाता है। मतलब आम जनता जो है वह राजनीतिक व्यवस्था और राजनीतिक मुद्दों से संबंधित जो है जो धारणा रखती है, जो विश्वास रखती है, जो मूल्य रखती है, उसी पहलू को राजनीतिक संस्कृति कहा जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि राजनीतिक व्यवहार का आधार राजनीतिक संस्कृति होता है। और राजनीतिक संस्कृति में जो है व्यक्ति जैसे मान लीजिए कोई राजनीतिक विचार व्यक्त कर रहा है, अपनी परिस्थिति और पर्यावरण के साथ जो है राजनीतिक संस्कृति बदलती भी रहती है। राजनीतिक संस्कृति के माध्यम से हम लोग राजनीतिक व्यवहार को समझते हैं। फिर सबसे बड़ी बात यह है कि राजनीतिक संस्कृति व्यक्ति के जो है राजनीतिक व्यवहार का मार्गदर्शन भी करती है। तो सबसे पहले एक आप भूमिका लिखेंगे। आप भूमिका लिखने के बाद सीधा प्रश्न का उत्तर लिखेंगे कि बिहार में जो है पिछले दशकों में राजनीतिक संस्कृति में क्या सुधार आया है। तो देखिए बिहार में जन राजनीतिक संस्कृति को अब बढ़ावा मिल रहा है।
विशिष्ट वर्गीय व्यक्ति जो है राजनीतिक स्तर पर जो है अब ज्यादा दिखाई नहीं देते हैं। जो 1990 से पहले था, आप देखेंगे कि 1990 के बाद जो है मध्यम वर्गीय व्यक्ति, चाहे मान लीजिए सब करिए अन्य इंजीनियर हुए, डॉक्टर हुए, कम उम्र के व्यक्ति हुए, या मान लीजिए किसान हुए, चाहे महिलाएं हुई, सब लोग जो है राजनीतिक स्तर पर अब जो है धीरे धीरे सशक्त हो रहे हैं। दूसरा पहलू है कि सत्ता का विकेंद्रीकरण हो रहा है। जब से 73वें 74वें संविधान संशोधन द्वारा जो है स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा मिला है, तब से आप देख रहे हैं कि बिहार में जो है वह स्थानीय चुनाव निरंतर हो रहा है। आम जनता भी सहभागी रूप से राजनीति में भाग ले रही है। तीसरा पहलू यहां पर यह है कि जैसे मान लीजिए जातिवादी जो राजनीति बिहार में जो हावी है, उससे आगे बढ़कर अब लोग जो है वो देखा जाए तो बहुत सारे लोग विकास राजनीति को अपना रहे हैं। भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर जो अब चर्चा होना शुरू हो गया है। स्थानीयता और क्षेत्रीयता की जो भावना है उससे आगे बढ़कर अब राष्ट्रवाद, राष्ट्र निर्माण, राष्ट्रीय एकीकरण के मुद्दे जो है बिहार की राजनीति में दिखाई देते हैं। अब देखा जाए तो दलीय जो अनुशासन है, जो आधुनिकीकरण है, नई विचारधारा है, ये सब चीजें मतदान व्यवहार को प्रभावित कर रही है। तो आप देख रहे हैं कि विशिष्ट वर्गीय जो चरित्र था, पहले जो सामंत थे या जिसके पास भूमि थी, जो संपन्न व्यक्ति था, वही लोग राजनीति पे ज्यादा आता था। लेकिन 1990 के बाद जो है इस प्रवृत्ति में परिवर्तन आया है। बिहार की राजनीति में महिलाओं की जो भूमिका है वो भी निरंतर बढ़ रही है। ग्रामीण पृष्ठभूमि की जो महिलाएं हैं वो भी जो है देखा जाए तो राबड़ी देवी जी मुख्यमंत्री भी बनी, तमाम महिलाएं जो है मंत्री भी हैं, वर्तमान सरकार में भी हैं। अब देखते हैं कि कन्हैया कुमार जी, तेजस्वी यादव जी, ये लोग कम उम्र के हैं, फिर भी जो है वो देखा जाए तो तेजस्वी यादव जी जो है वह उप मुख्यमंत्री हैं। आप देखते हैं कि हम लोग के यहाँ जो है बिहार में राजनीति का अपराधीकरण, अपराध का राजनीतिकरण पहले ज्यादा दिखाई देता था। वर्तमान में अपराधीकरण की प्रवृत्ति में कमी भी आई है। तो ऐसे इसको लिखा जाएगा और फिर इसका एक मूल्यांकन लिखा जाएगा। इस प्रकार से स्पष्ट है कि बिहार की राजनीति में जो है राजनीतिक जो संस्कृति है उसमें निरंतर जो है सकारात्मक सुधार हो रहा है। संकीर्ण राजनीतिक संस्कृति से सहभागी राजनीतिक संस्कृति में परिवर्तन हो रहा है। लेकिन वर्तमान जो उत्तर आधुनिक समाज है, वर्तमान में जो है जो परिस्थितियां हैं उसके अनुरूप अनेक सुधारों की अभी भी आवश्यकता है। जैसे धर्म, जाति, क्षेत्र से आगे बढ़कर हम लोग जो है लोकतांत्रिक मूल्य के आधार पर मतदान व्यवहार या राजनीति में अपनी सहभागिता निभाएं। इस तरह से इसको लिखा जाएगा। अब चूंकि प्रश्न तो बहुत सारे हैं, लेकिन अब ये पहला वीडियो है। हम लोग इसके बाद दूसरा जो पार्ट है, ये पार्ट 1 है। अब दूसरे पार्ट में जो है आगे जो प्रश्न आए हैं उस पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।